वाई पीपल कैन चेंज। अब तक की इस कॉन्वर्सेशन में फिलोसोफर और वो यूथ इस पोजीशन पर पहुंचे थे कि क्या लोग बदल सकते हैं, और इसमें हम बात करेंगे कि क्यों लोग बदल सकते हैं। वो लड़का उससे कहता है कि अगर तुम रोड पे निकलो और किसी से भी ये पूछो कि क्या तुम बदलना चाहते हो, तो ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि हम बदलना चाहते हैं। तो अगर सभी लोग बदलना चाहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि कोई बदल नहीं पा रहा है। वो फिलोसोफर उसे कहता है कि तुम इतना डेस्परेट क्यों हो ये साबित करने के लिए कि लोग बदल नहीं सकते, और तुम्हें क्यों लगता है कि लोग बदल नहीं सकते। जिस पे कि वो लड़का कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, पर उसने अपने आप को लॉक करके रखा है एक कमरे में। वो उस कमरे में ही रहता है, घर से बाहर नहीं निकलता, लोगों से नहीं मिलता। वो चाहता है कि वो खुद को बदले, वो बाहर निकल के नौकरी करे, लेकिन वो जब भी बाहर निकलने की कोशिश करता है उसके पैर कँपाने लगते हैं। वो ऐसा एंग्जाइटी और फियर महसूस करता है जिसकी वजह से वो लोगों से बात नहीं कर पाता। वो फिलोसोफर कहता है कि तुम्हारे हिसाब से क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो बताता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बचपन में वो बुली हुआ हो स्कूल में, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स से बुली हुआ हो। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जिसपे कि फिलोसोफर कहता है कि तुम्हारे हिसाब से पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। जिस पे वो कहता है कि हाँ, अगर वो ऐसा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा और पास्ट में कोई ना कोई कॉज होगी जिसकी वजह से वो ऐसा है। जिसपे कि फिलोसोफर उसे बताता है कि अगर तुम इस चीज़ को लेकर चलो कि पास्ट में हुई किसी कॉज की वजह से वो ऐसा है, तो तुम कहीं ना कहीं डिटर्मिनिज्म की तरफ पहुँचोगे, और कहीं ना कहीं इससे ये तय होता है कि तुम प्रेजेंट और फ्यूचर को नहीं बदल सकते, या फिर तुम प्रेजेंट या फ्यूचर में कैसे हो तुम खुद को नहीं बदल सकते। तो इस पोजीशन पर वो यूथ कहता है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, और यहीं पे मेन कॉन्फ्लिक्ट है हमारा कि तुम ये कह रहे हो कि पास्ट के इंसिडेंट से कुछ भी डिसाइड नहीं होता, और ये काफ़ी इलॉजिकल है। वो फिलोसोफर उसे बताता है कि यही तो एडलेरियन साइकोलॉजी का मेन स्टैंड पॉइंट है। हम एडलेरियन साइकोलॉजी में किसी भी चीज़ के पास्ट में हुए इंसिडेंट को ना देखकर हम प्रेजेंट गोल्स की तरफ बात करते हैं। जिसपे कि वो कहता है प्रेजेंट गोल। फिलोसोफर उसे बताता है कि प्रेजेंट गोल यानी कि तुम अभी जिस तरह के हो, तुम्हारा क्या अभी में ऐसा गोल है जिसकी वजह से तुम ऐसे हो गए हो। वो बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त इनसिक्योर है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा रहा। हम इसको इस तरह से ना देखकर इस तरह से देखेंगे कि तुम्हारा दोस्त बाहर नहीं जाना चाहता है जिसकी वजह से उसने अपने दिमाग में एंग्जाइटी और ये फियर को क्रिएट करा है। जिसपे कि वो लड़का कहता है ये बात पूरी तरीके से इलॉजिकल सी महसूस हो रही है। वो खुद क्यों ऐसी एंग्जाइटी और फियर क्रिएट करेगा, वो क्यों खुद बाहर नहीं निकलना चाहेगा। तो तुम ये कह रहे हो वो बीमार होने का नाटक कर रहा है। फिलोसोफर कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि वो बीमार होने का नाटक कर रहा है। वो जिस भी टाइप की फीलिंग्स को फील कर रहा है, एंग्जाइटी और फियर, वो रियल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके प्रेजेंट गोल के हिसाब से उसने खुद क्रिएट करी हैं। वो लड़का उसे कहता है ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है और इस चीज़ पर यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो फिलोसोफर उसे बताता है कि यही तो फ़र्क है टेलियोलॉजी और एटियोलॉजी में। जब हम एटियोलॉजी की बात करते हैं तो हम उस कारण की खोज करते हैं, उस कारण की स्टडी करते हैं कि पास्ट में क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से कोई भी इंसान इस तरीके का हो गया है। लेकिन टेलियोलॉजी में हम प्रेजेंट गोल्स की बात करते हैं कि प्रेजेंट में क्या ऐसे गोल्स हैं जिसकी वजह से वो ऐसा हो रहा है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट ख़त्म होता है, और अगला जो पार्ट है वो है ट्रोमा डज नॉट एग्जिस्ट। यानी अगले पार्ट में ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ने वाली है और फिलोसोफर इस चीज़ को क्लेरिफाई करेगा कि क्यों उसका दोस्त इस तरीके का हो गया है। उस पर जो फिलोसोफर के व्यूज़ हैं वो हमको जानने को मिलेंगे। और हम ये कह सकते हैं यार ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। मैंने जब ये किताब पढ़ी, मैंने जब ये चीज़ें पढ़ी, तो मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि हमारे जो इमोशंस हैं वो हम खुद से फैब्रिकेट करते हैं, खुद से तैयार करते हैं। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल लगती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब इस पूरी बुक को एक फ़्लो में पढ़ोगे, इन चीज़ों को समझोगे और रियल लाइफ में आपको कुछ दिन इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करोगे, तब जाके शायद आपको ये चीज़ें एक्सेप्टेबल लगें। अब कहीं ना कहीं अगर मैं इन चीज़ों को समराइज़ करूँ तो इस चैप्टर या इस पार्ट में हमको सिर्फ ये जानने को मिला कि किस तरह से हम एक दूसरी तरह से भी चीज़ों को देख सकते हैं कि पास्ट के कॉजेज़ को ना देखकर प्रेजेंट गोल्स
किस तरह से इमोशंस को अफेक्ट करते हैं और किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट गोल्स के हिसाब से हम अपने इमोशंस बदल लेते हैं। और फिलोसोफर ने बात करी एटियोलॉजी और टेलियोलॉजी की, और ये भी बताया कि किस तरह अगर हम एटियोलॉजी के हिसाब से चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम एटियोलॉजी के हिसाब से चलेंगे कि पास्ट में ये चीज़ें हुई थी और इन चीज़ों की वजह से वो ऐसा है, तो वो बदल ही नहीं पाएगा, क्योंकि एटियोलॉजी के हिसाब से तो पास्ट में हुए इंसिडेंट की वजह से वो ऐसा है, और अगर वो पास्ट में हुए इंसिडेंट की वजह से ऐसा है तो वो नहीं बदल सकता। लेकिन अगर हम इस चीज़ को माने कि उसने प्रेजेंट में कुछ गोल्स बनाए जिसकी वजह से वो ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे खुद को बदल सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं ये पूरी किताब उस पॉइंट की ओर आगे बढ़ रही है कि किस तरह हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर खुश रह सकते हैं। और ये जो इमोशंस है वो प्रेजेंट में हुए गोल्स के हिसाब से हम खुद फैब्रिकेट करते हैं। हम फर्स्ट नाइट पढ़ रहे थे और इसमें हमने पढ़ा द अननोन थर्ड जाइंट, जिसके बाद हमने पढ़ा वाई पीपल कैन चेंज, और अगली जो चीज़ हम पढ़ने वाले वो है ट्रोमा डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीपल फैब्रिकेट एंगर, किस तरह हम एंगर को क्रिएट करते हैं, और एंगर की ही तरह काफ़ी सारे इमोशंस हम कैसे क्रिएट करते हैं अपने प्रेजेंट गोल्स के हिसाब से, और हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप खुद को बदल पाएँ उस तरीके से, अपने आप को आप बना पाएँ कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सेकंड एपिसोड में हम पढ़ेंगे ट्रोमा डज नॉट एग्जिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।